Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a session on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों newspaper से जो भी important news आपके exam से related है उसको discuss करेंगे in detail and in a simple manner, right? So let's get started. So today is 8th of September and these are the list of the topic from the newspaper that I'll be discussing. So the first topic is hypersonic technology demonstrator vehicle. The second topic is India's youth and the self-reliance India. The third topic is Kiran mental health rehabilitation. Fourth, Governor conference on the national education policy. And the last topic is revival of the negative economic growth. Right? इसके अलावा कुछ MCQs के सवाल होंगे फॉर प्रैक्टिस रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन. तो कल के जो सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बनाऊंगा. राइट, तो वीडियो के अंत तक बने रहें. And those of you who are new to our channel, do subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do give the thumb up, right? So the first topic is regarding the hypersonic technology demonstrator vehicle. कल एक बहुत ही important जो इंडिजिनस डेवलप्ड है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उसको DRDO ने लॉन्च किया है. बात करें इंपॉर्टेंस की, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन है और प्रीलिम्स के लिए तो ये मस्ट है. दिस इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. तो एक नई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू को देखते हुए जो हुई है डेवलपमेंट का, हमारे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कल सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट को. और मैं आपको ये बता दूं जो HSTDV है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये एक इंडिजिनस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है. इसके बाद ये सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया जो है, जो एलीट क्लब है उसमें शामिल हो गया. इससे पहले सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना थी. ओनली दीज 3 कंट्री वर बिफोर इंडिया, राइट. एंड आफ्टर दिस इंडिया ज्वाइन द एलीट क्लब, राइट. इंडिया ने इस क्लब को ज्वाइन किया है. ना बात करें अगर HSTDV के बारे में, तो ये हमारे जो उड़ीसा में वेलर कोस्ट है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया था, वहाँ से लॉन्च की गई. तो ये जो लॉन्च पैड्स होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा अगर आप किसी और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दीज लॉन्च पैड्स आर अगेन इंपॉर्टेंट. तो ये भी आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखें. नाउ ये इमेजेस हैं, आप देख सकते हो. दिस इज DRDO HSTV, ठीक है. ये दिस इज द इमेज, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दिखता क्या है. सैम्पल इमेजेस हैं. नो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो HSDTV है दैट इज इट इंक्लूड द रेंज ऑफ एडवांटेजेस. फर्स्ट, जो मिसाइल फॉर एयर डिफेंस, सबसे पहले मिसाइल फॉर एयर डिफेंस है. उसके अलावा सर्वेलेंस एंड रिकन्सनेंस के लिए बहुत हद तक मदद करेगी. ये एड करेगी हमारे एनर्जी एफिशिएंसी में. जो लो कॉस्ट रीयूजेबल सैटेलाइट व्हीकल्स हैं उसके तरफ एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है DRDO की तरफ से, राइट. सो DRDO हैज़ बिन डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन टर्म्स ऑफ द स्पेस डेवलपमेंट, या फिर जितने सिक्योरिटी पर्पस के लिए और भी चीज़ें जो DRDO मैन्युफैक्चर करती हैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. नाउ दिस इज द टेस्टिंग पेपर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मटेरियल एंड द हाइपरसोनिक व्हीकल्स. उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हुई हैं कल, जो डेवलपमेंट हुई है, जो सक्सेस मिला इंडिया को, उसके बाद दिस पुट इंडिया इनटू द सेलेक्ट क्लब ऑफ नेशन. जो मैंने आपको बताया 3 कंट्रीज थे, अब टोटल इंडिया को मिला के 4 कंट्रीज हो गए हैं. सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टेक्नोलॉजी. और जो टेस्ट की थी और डेमोन्स्ट्रेट की गई थी दैट वाज कंडक्टेड इन जून 2019 इटसेल्फ. जहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद टेक्नोलॉजी सारी जब सक्सेसफुली, तो उसको नेक्स्ट फेजेस को कल लॉन्च किया गया. Now the hypersonic cruise vehicle was launched using the proven solid rocket motor. तो ये आप ध्यान रखें, जिसको SRMB कहते हैं, सॉलिड रॉकेट मोटर जो है उसके थ्रू इसको उस लॉन्च को यूज़ किया गया था, राइट. तो बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ इंडियाज यूथ एंड द सेल्फ रिलायंस. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर पॉइंट आपको मिल जाएंगे. एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2, GS पेपर 2 से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं. तो इंडिया की प्रेजेंट पोटेंशियल को देखें, जो हमारी डेमोग्राफिक कंपोजिशन है या जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा हाईली पोटेंशियल है अभी की जो एज ग्रुप है. तो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 की, उनके मुताबिक जो यूथ की जो कैटेगरीज होती हैं जिनमें यूथ को रखा जाता है दैट इज़ 15 to 29, राइट. तो ऑल योर व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं दैट यू ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूथ.
Now they account for 27.5% of the total population. बात करें अभी जो वर्तमान में जो population है total in youth की, that is 27.5% of the total population of the India. Now in total बात करें अगर इंडिया की, तो India have achieved a self-reliance only if we enhance the citizen capabilities. जो सरकार ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग की जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ इंडिया को बढ़ने की ज़रूरत है. बट टू गेट एन टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो सिटीजन की कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाया जाए. देन ओनली द सेल्फ रिलायंस इन इंडिया इज पॉसिबल, राइट. नाउ नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 की कुछ रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द कंप्लीट रिपोर्ट, ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू द यूथ. तो अकॉर्डिंग टू NYP रिपोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे स्पेंड ऑलमोस्ट 2710 रुपये खर्च करती है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर, फूड सब्सिडीज पे सरकार देती है. ये जो टोटल जो अमाउंट खर्च की जाती है 2710 रुपये, वो मोर देन 90,000 करोड़ रुपीज़ है हमारे टोटल कॉर्पस की. नाउ अज्यूमिंग अगर स्टेट्स की बात करें तो इक्वल अमाउंट हैज़ टू कम फ्रॉम इन्वेस्टर इन द यूथ, जो कि एटलीस्ट 1% ऑफ GDP तो होनी ही चाहिए. अभी भी 1% के आसपास नहीं है, राइट. तो इफ़ दिस इज़ नॉट डन, जो पोटेंशियल है पॉपुलेशन की वो बाहर नहीं आ पाएगी. कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो जो पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को मेज़र किया जाता है, तो ये है यूथ के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको UYDI भी कहते हैं. इट सर्व एज एन एडवाइजरी एंड मॉनिटर द टूल फॉर द यूथ डेवलपमेंट. और ये रिकॉग्नाइज करती है कुछ प्रायोरिटीज़ एरिया को, राइट. क्या प्रायोरिटीज़ एरिया हैं, गैप कहाँ पे हैं, क्या अल्टरनेटिव अप्रोचेस हो सकते हैं हर स्टेट के लिए यूथ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, राइट. तो ये इस इंडेक्स में कवर किया जाता है. इस इंडेक्स में इट ऑल्सो हैज सम न्यू डायमेंशन फॉर सोशल इंक्लूजन टू द एक्सेस द inclusiveness and the societal progress due to the prevalence of systematic inequalities. ऐसा तो नहीं है कि हमारे समाज में सारे लोग इक्वल है, अर्निंग इक्वल है, सब जगह पे, सब जगह पे. एवरी सोसाइटी, एवरी सिटी, एवरी अदर कॉर्नर ऑफ द इंडिया इज डिफरेंट, राइट. हर जगह पे डिफरेंसेस है, हर जगह पे जो सोशल इक्वालिटी है, जो सिस्टमैटिक इक्वालिटीज़ है, दैट स्टिल प्रिवेल. तो उसको कम करने के लिए इंडेक्स के सारी चीज़ों को मेज़र भी किया जाता है. एंड द फोकस इज आर यूथ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, जो मैंने आपको पहले बताया. तो इस तरह के जो पंच लाइन्स हैं वो आप अपने एसे में ज़रूर यूज़ करें. ना एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो एटलीस्ट यूथ और चिल्ड्रन के लिए किसी भी सरकार को, किसी भी कंट्री को, इट शुड बी स्पेंडिंग 4% ऑफ द GDP. तो ये आप ज़रूर कोट करना, एग्जामिनेशन में आप लिख रहे हो, अगर आप इंटरव्यू भी आपकी है, पर्सनालिटी टेस्ट है सिविल सर्विसेज में, तो ये सारी चीज़ें आप बात बता सकते हैं, राइट. एंड ऑफ दिस द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकाउंट फॉर 0.6%. और अगर 17-18 के मुताबिक बात करूं तो जो यूथ की पार्टिसिपेशन है दैट इन द इंडियन वर्कफोर्स इज अराउंड 38.8%. सो दिस इज द फिगर. एंड फ्रॉम 2018 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट दैट इज 18.37%, 18.3% एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं. दिस इज 3.47 करोड़ ऑफ द यूथ. नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये फिगर से याद रखना, दैट इज मोर देन इनफ. लाइक आप अगर लिखोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 20-18% तो भी गलत नहीं होगा वो, राइट. तो आप एक फेयर आइडिया लेकर के 18% ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अबाउट 30% ऑफ द यूथ फॉल अंडर नीदर इन द एम्प्लॉयमेंट नॉर इन द एजुकेशन. तो इसकी तादाद 30% के है. और 33% ऑफ द स्किल्ड यूथ आर अनएम्प्लॉयड. ऐसे कई अगर यूथ करें, जो टोटल जो एजुकेटेड पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 33% यूथ ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है आफ्टर टेकिंग द एडिक्वेट स्किल्स, राइट. तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है. नाउ फर्दर अराउंड 50 लाख ऑफ द यूथ इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू द वर्कफोर्स एनुअली, राइट. जो 50 लाख लोग जो हैं वो हर साल कहीं ना कहीं किसी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं. तो मनरेगा से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लेने की बात की गई है. अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें तो इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग द रूरल लाइवलीहुड, सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए. बट यहाँ पे आप देखोगे जो चैलेंजेस सबसे बड़ी ये है कि ओनली 4% ऑफ द यूथ आर देयर इन द लेबर फोर्स. जो मनरेगा की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकार को ज़रूरी है कि जो इंडियन यूथ गारंटी स्कीम्स है, जो प्रोग्राम है, उसको लाए, उसको इम्प्लीमेंट करे अक्रॉस द कंट्री, ताकि जो यूथ की जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको एक रैपिड स्ट्रक्चर तरीके से
चेंज किया जा सके। और अल्टीमेटली जब यूथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, नेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो दिस इज द लेसन दैट हैज टू बी लर्न फ्रॉम द मनरेगा। नाउ द थर्ड टॉपिक दैट इज किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। किरण नाम दिया गया उसका, और जो पूरी प्रोग्राम है दैट इज मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जहाँ बात की गई है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल इस तरह के ज़रूर एग्जाम में यूज़ करें, ये आपके आंसर्स को एक एडेड एडवांटेज देगी। रिसेंटली यूनियन जो हमारी मिनिस्ट्री है, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उनके मुताबिक उन्होंने 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च किया जिसका नाम है किरण, ठीक है, जिसका नंबर्स इफ़ यू फाइंड, अगर कोई आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है तो आप उनके साथ ये नंबर भी शेयर कर सकते हैं, राइट। जो हेल्पलाइन है जो डेवलप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़। जो पूरा एम है इसका इज टू गिव द काउंसलिंग, क्योंकि कोविड-19 के बाद देखा यह गया है कि कई लोगों के जो मेंटल कंडीशन है, जो मेंटल इश्यूज हैं वो बढ़े हैं। पीपल आर नॉट इन द कंपोज एंड कूल स्टेट ऑफ माइंड। जो मेंटल पीस है दैट हैज अल्टीमेटली बीन डिस्टर्ब। बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप हैं। तो जो हेल्पलाइन है दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू जो लोग एंजाइटी फेस कर रहे हैं, जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं, कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए एक बनाई गई है टोल फ्री नंबर जहाँ पे उनको काउंसलिंग किया जाएगा, राइट। सो द एंटायर एम इज काउंसलिंग। एक लैंसेट, आपको मैंने लैंसेट के बारे में कल भी बताया था, लैंसेट इज वन ऑफ द रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड। तो इसने कहा है, इनके एक साइकेट्रिक स्टडी के मुताबिक दिसंबर 2019 में ओनली 1 in 7 इंडियन सफ़र फ्रॉम द मेंटल प्रॉब्लम। हर 7 में से एक भारतीय मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है। दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग न्यूज़। इसके बारे में कुछ एक इन्फोग्राफिक के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बात जो सबसे बड़ी कॉज ऑफ कंसर्न है, 37.7% प्रेवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया, ये हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, उनके मुताबिक ये पता चला है। और 28% ऑफ द ग्लोबल सुसाइड्स अकर इन इंडिया। जो पूरे विश्व में जो जितनी सुसाइड्स होती हैं उसमें 28% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है। एक्सेस टू मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो 49% है मेंटल हेल्थ फैसिलिटी विद इन 40 किलोमीटर ऑफ द रेडियस, एंड 26% हैव रिपोर्टेड नो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज विद इन 50 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। 50 किलोमीटर एक बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। अगर आप सिटी की बात करें, छोटे शहरों की बात करें तो 5 किलोमीटर्स के बाद ऑलमोस्ट सिटी खत्म होने लग जाती है। 10 किलोमीटर्स के बाद फिर आप थोड़े से टाउन से बाहर जाने लग जाते हो। तो 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एटलीस्ट इट इज़ अ इंटर स्टेट माइग्रेशन होगा फिर उसमें। और 59% ऑफ द रिपोर्टेड लैक ड्यू टू डी एडिक्शन सर्विसेज इन द एरिया। अवेयरनेस की बात करें तो 57% जो लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में, कोई मेंटल इलनेस बोल की कोई बीमारी है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। पीपल नॉट एक्चुअली अवेयर, राइट। एंड 28% डिड नॉट कंसिडर सुसाइड टू बी एसोसिएटेड विद द मेंटल इलनेस। पीपल डू नॉट कंसिडर कि जो सुसाइड हो रही है उससे मेंटल इलनेस का भी कोई रिलेशन है, राइट। इंश्योरेंस की बात करें, जो इंश्योरेंस ऑफ द मेडिकल हेल्थ, तो 80% हैज नो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट वाज नॉट बी कवर्ड। तो ये एक इन्फोग्राफिक है दैट विल गिव यू अ फेयर पिक्चर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दिस विल अगेन हेल्प यू टू गेट द कंप्लीट रेलेवेंट डेटा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर बात करूँ हेल्पलाइन के बारे में, तो ये ऑफर करेगी रिहैबिलिटेशन सर्विस पे, जहाँ पे अर्ली स्क्रीनिंग की जाएगी, फर्स्ट एड दिया जाएगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग डिस्ट्रेस है उनकी डिस्ट्रेस मैनेजमेंट की जाएगी, और पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो पूरा जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए ये बनाई गई है प्रोग्राम, ये हेल्पलाइन नंबर्स, राइट। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द फर्स्ट स्टेज काउंसलिंग टू एडवाइज एंड रेफर पेशेंट टू द सीवियर इलनेस। अगर कोई ज़्यादा पेशेंट अगर कोई बीमार है, तो पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ मेंटल इलनेस, दे वुड बी अगेन ट्रांसफर टू द सीनियर काउंसलर्स, और उनके जो अलग अलग लेवल पे जो प्रॉब्लम है उनको फिल्टर किया जाएगा। और हेल्पलाइन दैट विल बी अवेलेबल ऑन द 13 लैंग्वेज, 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको इंक्लूड किया गया है। एंड दिस विल ऑल्सो बी हैविंग सेटअप फॉर द 660 क्लिनिक्स of the psychologist and 668 psychiatrists as a volunteers. Now coming to the lack of professional in India की बात करें, जिस तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के वो काफ़ी कम है, राइट। सो देयर इज अ शॉर्टेज इन द क्वालिफाइड मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल। ओनली 10.6% ऑफ द अडल्ट
एंड 7.3% ऑफ द एडोलेसेंट्स फेस मेंटल इलनेस। ये हमारी जो नेशनल मेडिकल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है, साइंस एकेडमी है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में 2015-16 की रिपोर्ट में ये चीज़ें बताई हैं। नाउ गवर्नर कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो यहाँ पे सवाल बनते ही बनते हैं, राइट। प्रीलिम्स में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एड्रेसिंग द इनॉग्रल सेशन, कल जो कॉन्फ्रेंस ऑन जो हुई थी, गवर्नर लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है कल, प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया। तो बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के और ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में इंटरवीन देखें, इस चीज़ को किस तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो मिनिमल होनी चाहिए, ये कहना था प्राइम मिनिस्टर का। तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, मोर लेजिबल फॉर द स्टूडेंट्स बेसिकली। तो जो गवर्नर कॉन्फ्रेंस है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात हुई और स्टेट के मिनिस्टर्स भी थे, वाइस चांसलर भी थे, ऑलमोस्ट फॉर 40 यूनिवर्सिटीज़ के सारे वाइस चांसलर को भी इसमें रखा गया था। सो द फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया कि सब लोग एक कंसल्टेशन करें अपने अपने स्टेट्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो 25 सितंबर तक हो जा सके, राइट। गवर्नमेंट की कोशिश है इस साल तक इम्प्लीमेंट करना, बट एक्चुअल जो वो होगी वो 2021 से ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। नॉलेज इकोनॉमी की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट वुड ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द नॉलेज इकोनॉमी एंड दिस पॉलिसी कॉल टू टैकल द ब्रेन ड्रेन, जो कि ब्रेन ड्रेन भी इंडिया में कई ऐसे बात है, क्लास 12 के बाद भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन, या फिर क्लास 12 के बाद भी दे आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज फॉर द एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल हो, MBA हो और अलग अलग कैटेगरीज में जो लोग जाते हैं BBA करने के लिए भी। तो एक तरह से इसको रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। एक ओपन लोकल कैंपसेस होगी ऑन द ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। फोकस क्या है पॉलिसी की, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स बता दूँ क्या क्या फोकस है। सबसे पहला जो फोकस है दैट इज रिगार्डेड द क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मियर, जो सर्कुलर है, जो करिकुलम है उसको सिर्फ पढ़ना और क्लासेस पास करना। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा सके। एंड द पॉलिसी ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द वोकेशनल एजुकेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव अ लार्ज पोटेंशियल ऑफ द यूथ, they need to be educated vocationally, right। उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है जहाँ पे वो इक्विप हो सके अपने स्किल के साथ और ग्लोबली वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट कर सके। एंड द पॉलिसी ऑल्सो प्रिपेयर द कंट्री यूथ फॉर द फ्यूचर्स जॉब रिक्वायरमेंट, जो भविष्य में जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए यूथ को प्रिपेयर करना। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया ऑफ दिस पॉलिसी। नाउ नीड टू इन्वेस्ट इन द रिसर्च इन इनोवेशन। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट भी थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, उन्होंने अर्ज किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि वो जो अपनी इंक्रीजिंग है, जो अपनी फंडिंग है रिसर्च और इनोवेशन पे, वो बढ़ाएं। ज़रूरत है उसको इंक्रीज करने की। उनके मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट है अभी 0.7% ऑफ द GDP है। कंपेयर करें अगर दूसरे कंट्रीज से तो यूनाइटेड स्टेट 2.8% खर्च करती है अपनी टोटल GDP की रिसर्च और इनोवेशन में। साउथ कोरिया 4.2% खर्च करता है और जो इजराइल है वो 4.3% खर्च करती है अपनी टोटल GDP की फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। तो कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा यूथ पोटेंशियल है वहाँ पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत लाजमी है, इट्स मैंडेटरी। Now, the president also called for the education as the most effective means for the social justice and personal advancement. तो ये पॉइंट आप पंच लाइन के तौर पे भी ऐसे में यूज़ कर पाएंगे। Now, there is no better investment other than education. जिस तरह से अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ये एक फ्यूचर सोसाइटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इट प्रोवाइड अ रोड मैप टू द सोसाइटी और ओवरऑल जो एजुकेशन है वो जो फ्यूचर ऑफ सोसाइटी है वो एजुकेशन से ही डिसाइड होती है। So it is very important कि country like India should be investing more on the education, more on the reform, more on the research and innovations, right? Now way forward की अगर बात करें तो education policy and the education system need to be have the important means of fulfilling the aspiration of the country. जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है
आर वेल बॉडीज, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम पे। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगी, जो 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगी विद द लाइन ऑफ एस्पिरेशन टू द सेल्फ रिलायंस पावर। जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल वंस इंडिविजुअल acquire the essential knowledge that is required to get the job and to serve the nation, right? So these are some of the important conclusion and way forward that you can write in the examination. Now moving ahead, the last topic, that is revival for the negative growth of the economy. ये आपको आज के हिंदू बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में मिल जाएगी। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3, कुछ फोल्डर पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिस तरह से जीडीपी की बात की गई, 24% तक जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, डबल डिजिट में पहली बार ऐसी हुई है। ऑलमोस्ट ये जो नंबर है ये 23.7% या 9% के आसपास है, राइट? तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट 24%। तो कंफर्म की गई है ये जो डैमेजेस हुई है बिकॉज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो ग्लोबल लॉकडाउन थी, इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे सबसे हार्ड लॉकडाउन अभी तक विटनेस किया गया। ऑलमोस्ट अप्रैल के जो जून क्वार्टर्स थी, एक्सपर्ट के मुताबिक ये एक्सपेक्टेड था कि अभी तक का सबसे ख़राब क्वार्टर जाएगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट? इंडिपेंडेंस के बाद ये अभी पहली बार ऐसी हुई होगी जब इतनी ख़राब इकोनॉमी परफॉर्मेंस रही है, एंड दैट टू बिकॉज कंप्लीट शटडाउन ऑफ द इकोनॉमी, राइट? कुछ सेविंग रेसेस की बात करें तो एग्रीकल्चर अभी भी परफॉर्मेंस ठीक है। आपको मैंने पहले भी अपने न्यूज़ एनालिसिस में बताया कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3.4%, सिर्फ एकमात्र सेक्टर है जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ नहीं गई है। पिछले साल ये क्वार्टर में 3% थी, तो एक रोबोस्ट ग्रोथ देखा गया। तो ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि अपने जो स्पेंडिंग है उसको यहाँ पे बढ़ाए, लो ऑयल प्राइजेस प्रोवाइड करे, लोअर इंपोर्ट है वो करे, ताकि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी जो अर्थमेटिक्स है वो रिलीफ मिल सके फार्मर्स को अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट नीड टू बूस्ट इट, ऐसा नहीं कि ये परफॉर्म अच्छी कर रही है तो उसको इसी हाल पे छोड़ दिया जाए। ज़रूरत है इसको और बैक करने की, इसको और सपोर्ट करने की। नाउ रीजन फॉर इंडिया बैड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जिस तरह से कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड डायकोरियन लॉकडाउन, जिसे मैंने आपको बताया, इंडिया में जो लॉकडाउन थी वो किसी भी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन इंडिया में ही विटनेस की गई है। एंड इवन तो थियोरेटिकली अगर बात करूँ तो मे ऑनवर्ड्स दिस इज May 2019 ऑनवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, राइट? पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दूसरे कंट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। जो हमारी बैलेंस शीट क्राइसिस थी वो पेंडेमिक से पहले बिगन हुए, कोविड-19 मार्च से पहले ही खराब चली थी। जीडीपी की ग्रोथ में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, राइट? जो 3 मेजर इंजन है ग्रोथ के, जो कंजम्पशन थी, इन्वेस्टमेंट थी और जो एक्सपोर्ट थी, वो पहले ही डी एक्सकलरेट हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती है कि बिकॉज ऑफ द कोविड द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली वर्सन। दिस वॉज इक्वली द पॉलिसी दैट वॉज फॉलोड इन 2018 एंड 19, उसका कहीं ना कहीं एक ये बाई प्रोडक्ट भी है, राइट? तो सम पास्ट डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, डीमोनेटाइजेशन और जो जीएसटी रिफॉर्म की गई है वो बहुत ही डिवास्टेटिंग रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव के तौर पे काम की है, और जो हमारी जो छोटे व्यापारी थे उनको इनका बहुत ज़्यादा खामियाजा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नाउ मेजर्स क्या क्या लेने दिए जाने चाहिए जो रिवाइवल कर सके। सबसे पहले ज़रूरी है ये जो सप्लाई चेन है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। गवर्नमेंट एक इस तरह की पॉलिसी बनाए जहाँ पे कैश ट्रांसफ़र, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम्स है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, उसको प्रमोट किया जाए। एंड देयर नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज़। जो हमारी आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कंसर्न है, और जो सरकार है जो कि फिस्कल पॉलिसी बनाती है, उन दोनों के बीच में तालमेल होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अ कोऑर्डिनेटेड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी विद इंडीड द नीड ऑफ द हायर फिनेंशियल डेफिसिट। जब ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ चुकी है तो ज़रूरी है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी रहे, और जो भी बने, जो भी काम हो, जो भी पॉलिसीज़ ओवरकम करे, वो सारी एक ऐसी रोड मैप बनाए ताकि वो सस्टेनेबल हो आफ्टर इकोनॉमी डेवलपमेंट, राइट? वो इकोनॉमी के लिए हो, इकोनॉमी के हित में हो, ना कि सरकार सिर्फ अपने बेसिकली कुछ पॉलिटिकल विल के लिए सारी चीज़ों को करे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप मेजर्स रिक्वायर्ड जो हैं इकोनॉमी रिवाइवल के, ये सारी चीज़ों को भी वहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर्स, कल के जो सवाल है उसके आंसर्स मैं आपको बता दूं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं पब्लिक रजिस्ट्री के बारे में। एंड पब्लिक रजिस्ट्री कैन प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट एंड रियल टाइम रिसोर्सेज फॉर द फाइनेंशियल एबिलिटी टू एनी पर्सन और एंटिटीज, राइट?
नाउ सेकंड क्वेश्चन है उसके भी करेक्ट ऑप्शन है सी. मैंने आपसे महाबलीपुरम के बारे में पूछा था. सो दिस इज द लार्जेस्ट स्कल्पचर पैनल एंड द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टू बी नोन इन 30 मीटर्स इन द 50 मीटर्स हाई. इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th की जो बुक है उसमें आप डिटेल में भी जो हमारी बेसिकली आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में टेम्पल आर्किटेक्चर चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में. Now let's move to the today's MCQs of the day. So the first question is from the environment. Consider the following statement about the Earth Hour. Earth Hour is observed on the Sunday in March every year. And Earth Hour is an initiative by the World Wildlife Fund of the Nature. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी 2015 में पूछा हुआ है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं. और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो अगर आपके पास तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. तो अपने ए, बी, सी या फिर डी में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. Now this is the second question from the Indian culture, that which of the following is a part of Shramana tradition? Sikhism, Jainism or Buddhism? This is a very easy question. Hope all of you know the answer. कुछ Shramana tradition से related additional information हो तो वो भी आप हमें share कर सकते हैं, right? So do write your answer, whatever you feel is the correct in the comment section down below. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.